नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 भर्ती के लिए हम लोग जो है रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन की बुक कवर कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन में प्राचीन इतिहास पूरा का पूरा कवर हो चुका है। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसके बीच ही आने की संभावना है। आज हम जो है मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास से। दिया गया है यहाँ पर, इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ। ये भी फैक्ट है, बार बार पूछा जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। अगला देखते हैं, दिया गया है यहाँ पर, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद 4 पवित्र खलीफा हुए। इन सभी खलीफाओं की राजधानी मदीना थी। तुर्क मध्य एशिया की खाना बदोश जनजाति थी। अलतगीन ने तुर्कों को प्रथम स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अलतगीन की राजधानी गजनी थी। अलतगीन के बाद सुगुप्तगीन शासक बना। अगला फैक्ट देखते हैं, महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। सबसे पहले इसने ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं, महमूद का भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। 12वीं शताब्दी में गौर वंश का उदय हुआ था। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। यह जो है मुल्तान के खिलाफ किया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी। फिर उसके एक साल बाद ही 1992 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। इसमें जो है मोहम्मद जो है गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 1194 में गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था और उसे मार दिया था। यही जयचंद ही मोहम्मद गोरी को बुलाया था और जो है चंदावर के युद्ध में खुद उसे वह हरा दिया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी के सेनापतियों द्वारा विजेता क्षेत्र यानी कौन कौन सा क्षेत्र जीता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, यह जो है 1196 में अजमेर जीता था। 1197 में बदायूं जीता था और 1202 से 3 के बीच जो है बुंदेलखंड पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया था। उसके बाद बख्तियार खिलजी है, ये भी इसका अनुयायी जो है मंत्री था। यह जो है 1197 में बिहार विजय किया था और 1205 में बंगाल विजय किया था। मोहम्मद गोरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को हाँसी की इक्ता प्रदान किया था। गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन को भारतीय प्रदेशों का प्रतिनिधि शासक नियुक्त किया। यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, लेकिन वह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर छोड़ कर गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की लगभग स्थापना की और जो है पहला जो है गुलाम वंश के यानी स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि 1210 से 1236 तक था। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश ने सुल्तान का पद को वंशानुगत बनाया। वंशानुगत मतलब जो है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसी के समय अवध में पृथु विद्रोह हुआ था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी जो कि 40 अमीरों का समूह हुआ था, इसकी स्थापना की थी। देखिए एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तुर्कान चहलगानी किसने बनाया था और किसने समाप्त किया था। तो जो है इल्तुतमिश ने बनाया था और बलबन ने जो है इसे समाप्त कर दिया था। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा इक्ता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। आगे देखते हैं, इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र जो है रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली की सल्तनत पर बैठा, किंतु यह जो है अमीरों ने कुतुबुद्दीन को हटा दिया। यह जो है अच्छा शासक नहीं माना जाता, इसलिए इसे हटा दिया। उसके बाद जो है रजिया सिंहासन पर बैठी और रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी, इसकी बागडोर संभाली। तो जो है मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो पहला और अंतिम मुस्लिम शासिका की बात करें तो यही आपकी रजिया सुल्तान ही थी। अगले पेज पर आएंगे, अब देखते हैं, रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कर दी गई थी।
ज़्यादातर माना जाता है कि वहीं के अमीरों ने जो है रदिया को मरवा दिया था, क्योंकि जो है उनको यह चीज़ रास नहीं आ रही थी कि कोई महिला गद्दी पर बैठे, इसलिए उसे जो है मरवा दिया गया था। आगे देखते हैं, 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह इल्तुतमिश का जो है गुलाम था और उसका जो है, आगे देखते हैं, उसने जो है आपका सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो पूछा जाता है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने तुर्कान चहलगानी, वही 40 अमीरों का जो है चालीसा था, उसे समाप्त कर दिया था, उसका जो है दमन कर दिया था। आगे देखते हैं, बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उसने नौरोज प्रथा जो मनाया जाता है वह उसी ने शुरुआत किया था। पेन की कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। आगे हम देखेंगे इसमें खिलजी वंश, यहां से जो है गुलाम वंश पूरा होता है, अब आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। आगे देखते हैं, इसके समय ईरानी फकीरी सीदी मौला, ध्यान रखिएगा कौन? सीदी मौला को हाथी के पैरों तले जो है कुचलवा दिया गया था। यह भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी तथा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन की हत्या उसी के भतीजे जो है अलाउद्दीन ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने का और अस्थायी सेना रखने की प्रथा शुरू की। इसने घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी आरंभ की थी। यानी कौन सा सैनिक क्या जो है ड्रेस पहनेगा और नगद वेतन, अस्थायी सेना रखने के लिए। वैसे सेना होती थी तो अपना खेती करो, लड़ाई की जरूरत पड़े ताकि लड़ाई करो, ऐसा होता था। लेकिन उसके बाद जो है उसने जो है एकदम अस्थायी सेना रखना शुरू कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार नियंत्रण की नीति की व्यवस्था की। यानी बाजार जो है, बाजारों पर नियंत्रण इसने स्थापित किया था। उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा इस्लाम खतरे में है का नारा भी जो है मुबारक शाह ने ही दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। खिलजी वंश यहां से खत्म होता है। आते हैं तुगलक वंश पर। तुगलक की बात अगर करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की तथा गाजी मलिक के नाम से सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था। यानी भारत में नहर निर्माण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है गयासुद्दीन तुगलक का नाम सर्वप्रथम आता है। तथा उसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक एक नया शहर स्थापित किया। तुगलकाबाद जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ही बसाया था। आगे देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसे ही हम जो है पागल राजा कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। देखा जाए तो यह है जो मोरक्को का यात्री था। बार बार पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का था और कौन सी पुस्तक इसने लिखी, ठीक है ना। तो यह जो है रेहला नामक पुस्तक लिखा था, बार बार ये पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करवाया तथा दोआब कर में वृद्धि की थी। यही 2-3 नीतियों की वजह से इसे जो है पागल घोषित कर दिया गया था। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग जिसका क्या नाम था दीवाने अमीर कोही की स्थापना की तथा अकाल संहिता तैयार करवाई तथा अकाल ग्रस्त कृषकों को सोनघर का ऋण प्रदान किया था। नेक्स्ट फैक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगवाया था? तो यह लगवाया था जो है आपका फिरोज शाह तुगलक लगवाया था और जो है अकबर ने समाप्त किया दिया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये बार बार दोनों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसने जौनपुर तथा दिल्ली में फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने ससगानी नामक सिक्का चलाया था। ससगानी
इसने एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किया तथा रोजगार दफ्तर की स्थापना की। यहां से जो है आपका पूरा होता है। अब आते हैं सैयद वंश पर। तुगलक वंश यहां से पूरा होता है। सैयद वंश की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना खिज्र खान ने की थी। उसने रैयत आला, ध्यान रखिएगा, कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की उपाधि धारण की थी। रैयत आला अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों को ही नाम रहने दिया, यानी तुगलक वंश के जो भी राजा थे उनका हटाया नहीं, उनका भी नाम रहने दिया। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से खुतबा पढ़वाया था। आगे देखते हैं, उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन सरहिंद को संरक्षण प्रदान किया था। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक था। यहां से जो है खिलजी वंश समाप्त होता है, सैयद वंश समाप्त होता है। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जो कि आपका लोदी वंश है। यहीं अगर लोदी वंश की बात करते हैं तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहूस खेल से जो है संबंधित था। उसने बहलोली प्रकार के सिक्के चलवाए थे। बहलोल लोदी का मुख्य सफलता जो है जौनपुर, जो कि 1484 ईस्वी को राज्य दिल्ली में शामिल किया था, यानी जो है इसे जीतकर दिल्ली में मिला लिया था। आगे देखते हैं, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1517 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगरा की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी भी बनाया था। ये इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन आप लोग याद में रखिएगा। सिकंदर लोदी ने नाप के लिए पैमाने, कौन सा? गज सिकंदरी प्रारंभ करवाया, जो प्रायः 30 इंच का होता था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गज सिकंदरी कितने इंच का होता था, तो यह 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी के स्वयं के आदेश में आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसे फरहंगे सिकंदरी कहा गया। आगे देखते हैं, वह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। गुलरुखी, ये देखिए पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था, जो कि आपके 41,000 यूपीपी में था। में पूछा गया था कि गुलरुखी नाम से कौन सा जो है फारसी कविताएं लिखता था। आगे देखते हैं, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1517-18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य घटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई थी। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी जो है मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया, उसके बाद जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। इब्राहिम लोदी के बाद लोदी वंश का पतन हो गया तथा लोदियों के पतन से दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। बहलोल लोदी अमीरों को मनसद अली पुकारा करता था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट में दिया गया है। अब देखते हैं उस समय के कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें। दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों के क्या नाम होते थे, यह बार बार पूछा जाता है। तो वहां पर जो है अजीरे मुमलिक क्या होता था? वह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ईसाए मुमालिक जो है यह पत्राचार विभाग का होता था। मुशरिफ मुमालिक है, यह महालेखागार होता था। साहना मंडी बाजार मूल्य नियंत्रण करता था। माप बाट का जो है जांच करता था कि कहीं माप बाट में कोई जो है कम बेसी तो नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, मुहतसिब यह लोगों के आचरण की जांच करता था। और काजी उल कुज्जात जो है न्याय विभाग का प्रमुख था, यानी जज हुआ करता था उस समय। आगे यहां देखते हैं दिल्ली सल्तनत के कुल विभागों के नाम दिए गए हैं, जैसे दीवान रिसालत है, यह जो है विदेशी विभाग होता था, यानी विदेश से जो व्यापार होता उसकी देखरेख करता था। दीवान इंसा पत्राचार विभाग देखता था। दीवान मुस्तखराज यह राजस्व देखता था। आगे देखते हैं, दीवान बंदगात यह जो है आपका दास विभाग देखता था। दीवान खैरात दान विभाग देखता था, जो दान करता था। दीवान विजारत वजीर का विभाग होता था। दीवान आरिज सैन्य विभाग देखता था। और
दीवाने इस्तेकाक जो है पेंशन विभाग को कहते थे। आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावली। ठीक है ना, आर्थिक शब्दावली में क्या क्या शब्द उपयोग करते थे देखते हैं इसे। हाँ, अब अच्छे से दिखेगा। अब वाब जो था अतिरिक्त या गौड़ कर, उदाहरण पर घरई चरई ये सब कर लगते थे ना, इसे जो है अब वाब कहा जाता था। फवाजिल है, यह जो है अधिशेष होता था। महसूल, यह जो है इंपॉर्टेंट है, महसूल के बारे में बार बार पूछा जाता था। यह जो है भू राजस्व का अनुमान लगाया जाता था, वह महसूल कराता था। आगे देखते हैं निर्वर्ष से फरमानी की अगर बात करें तो राज्य द्वारा घोषित मूल्य होता था। वफाए फरमानी राज्य द्वारा निर्धारित पैदावार होता था। हक के दीवानी की अगर बात करें तो राजकोषीय मांगी होती थी। खिदमत होती थी, पराजित राजाओं द्वारा लिया गया राजस्व कर होता था, उसे खिदमत कहते थे। तरकात की अगर बात करें तो इक्तादारों से जब्त जो भूमि जो जब्त कर लेती थी उसे जो है तरकात बोलते थे। यहां से दिल्ली सल्तनत पूरा होता है। अब हम जो है यहां से मुगल वंश पर आते हैं, यहां से कंटिन्यू करेंगे। मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था, आपको पता ही है, इब्राहिम लोदी को हराकर वही बना था। देखते हैं भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल वंशज, तभी ये लोग बहुत लड़ाकू थे, क्योंकि तैमूर भी जो थे वह जो है बहुत लड़ने वाले थे, और मंगोल तो आप लोग जानते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1518 से 19 में यूसुफ जई जात के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बंजौर और भीरा किले पर अपना अधिकार जमाया था। ठीक है ना, बाजौर और भीरा किले पर अपना अधिकार कर लिया था। अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसे इब्राहिम लोदी मारा गया। आगे देखते हैं दिया गया है इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध पद्धति का उपयोग किया था। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस युद्ध में तोपों को सजाने में उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया गया था। पानीपत के युद्ध में तोप खाने का नेतृत्व जो है उस्ताद अली और मुस्तफा खां नामक 2 युग अधिकारियों ने किया था। यह जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं मार्च 1527 ईस्वी में बाबर तथा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के, देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में नहीं दिया गया था, खानवा के युद्ध में दिया गया था जिहाद का नारा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है उस समय माना जाता है कि बाबर की सेना हारने लगी थी, तब बाबर ने नारा दिया था कि अगर आप मर जाते हैं या जीत जाते हैं तो आप जो है जिहाद का नारा दिया था। आगे देखते हैं जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। तो लगातार युद्ध लड़ा है बाबर 1526, 27, 28 और 29 में 4 युद्ध। 1529 में बाबर ने घाघरा का युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। यहां से जो है अब उसके बेटे हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। 30 दिसंबर 1530 को 22 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं 1531 ईस्वी में कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया था। 29 जून 1539 को हुमायूं व शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हो गया था। आगे देखते हैं आगरा और दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो जाने के बाद हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान के शाह के पास चला गया, यानी जो है यह भाग गया था हुमायूं। 1555 में अफगान सेना और मुगल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ। अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इस युद्ध में अफगानों की जो है पराजय हुई थी। आगे देखते हैं सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुमायूं दूसरी बार शाह बनने के
एक साल बाद जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। आज जब यह मर गया तब उसके बाद जो है अकबर का, आपको पता है जब जिस समय यह भाग कर गया था उसी समय अकबर का जो है जन्म हुआ था। अकबर के बारे में देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक अल्पवयस्क में ही 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के काला नौर नामक स्थान पर हुआ था। ये देह स्थान याद रखिए, काला नौर में इसका जो है राज्याभिषेक हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के शिक्षक का नाम जो है अब्दुल लतीफ था। इसके शिक्षक थे अब्दुल लतीफ और इसके जो है संरक्षक बैरम खान थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। 1556 से 60 ईस्वी तक बैरम खान ने अकबर का प्रशासन में संरक्षण दिया, ध्यान रखिएगा, यही इसके संरक्षक थे। बैरम खान की ईमानदारी के कारण उसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें हेमू पराजित हो गया था। फलतः अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक घोषित किया गया था। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि की धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था, यानी इससे पहले जो है 13 लोग जो थे विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, जजिया कर को जो है इसने ही समाप्त किया था। आगे देखते हैं। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला। चित्तौड़ का राजा उदय सिंह भाग खड़ा हुआ। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके, कौन से विजय के उपरांत किया गया था? तो जो है गुजरात विजय की स्मृति में किया गया था। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने धार्मिक विषयों पर वाद विवाद के लिए 1575 में एक इबादत खाना की स्थापना की। 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा की घोषणा की। महजर नामक दस्तावेज का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया धर्म जो है चलाया था। आगे देखते हैं। सूफी मत में आस्था जताते हुए अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को श्रेय दिया था। वह शेख सलीम चिश्ती का परम भक्त था। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नए कैलेंडर इलाही संमत को जारी किया। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। क्या कहती? अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 4 बाग बनाने की प्रथा अकबर ने शुरू की थी। अकबर का वाद्ययंत्र नगाड़ा बजाने का शौकीन था। देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है। कौन सा मुगल शासक था जो नगाड़ा बजाता था? तो अकबर जो है नगाड़ा बजाता था। नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म अगस्त 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से मुगल साम्राज्य का शासक बना। हाँ बाबू, आगे देखते हैं। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। इन दोनों का विवाह 16 से 11 ईस्वी में हुआ था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने आगरा के किलों पर न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की जो है हत्या करवा दी थी। अबुल फजल वही जो आयने अकबरी लिखे थे। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बांधी थी। जहांगीर के शासनकाल में 1623 ईस्वी में शहजादा खुर्रम शाहजहां ने विद्रोह को महावत खां ने दबाया था।
यानी शाहजहां पहले भी विद्रोह कर चुका था जहांगीर के खिलाफ। जहांगीर ने सूरदास को संरक्षण दिया और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई थी। आगे देखते हैं, जहांगीर के शासन काल में सर टॉमस रो, जो कि सम्राट जेम्स का दूत था, यह भारत आया था। नूरजहां की मां असमत बेगम इत्र बनाने की विधि का आविष्कार की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, इत्र वाला बार बार पूछा जाता है। उसका बेटा जो है शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां का जन्म लाहौर में 1592 में मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। बचपन का नाम बार बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं, 1628 ईस्वी में शाहजहां आगरा में इनका जो है राज्याभिषेक हुआ। शाहजहां के शासन काल पर पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेल शासक जुझार सिंह का था। मोहम्मद सैयद यानी मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। वही कोहिनूर का हीरा जो बार बार जो है चर्चा में बना रहता है, तो इसे जो है किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसे सिर अकबर नाम से उपाधियों का फारसी में अनुवाद करवाया था। दारा और औरंगजेब के बीच 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मठ का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। 8 जून 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनवा लिया तथा 1666 ईस्वी में 74 वर्षीय अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। अब यहीं से देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहाद गुजरात में हुआ था। 1637 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। 1658 ईस्वी में औरंगजेब में दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली में दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया। तो पूछा जाता है मुगल वंश में कौन सा ऐसा शासक था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो वह क्या था? औरंगजेब था। नेक्स्ट देखते हैं, मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में 79 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि धारण करवाई। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहार और उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दी थी। यानी जो है हिंदू त्योहार पर इसने ही रोक लगाया था। नेक्स्ट है 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो गई थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं मुगल काल में प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हुआ करते थे। सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करने वाले को सूबेदार कहा जाता है। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान हुआ करता था। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान हुआ करता था। कोतवाल, नगर प्रधान हुआ करता था। सिकराद की अगर बात करें तो यह जो है परगने का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। आगे देखते हैं अमल गुजार की अगर हम बात करें तो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। आमिल की अगर बात करें तो ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाकर जो है लगान निर्धारित करता था। यह जो है आमिल करता था। तो यहाँ से जो है मध्यकालीन इतिहास पूरा का पूरा खत्म होता है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। उसके बाद जो है ज्योग्राफी का सेक्शन पर आ जाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।